और इस वीडियो में अपन एक टॉपिक करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। कौन सा टॉपिक है ये? टॉपिक का नाम है रेगुलर वे परचेज या सेल। रेगुलर वे परचेज या सेल, और इसका एक क्वेश्चन अपन इसमें करेंगे। ठीक है, क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि दिस डील्स विद अकाउंटिंग एज ऑन टू स्पेसिफिक डेट्स। दो डेट पे स्पेसिफिक अकाउंटिंग की बात करता है ये टॉपिक। एक डेट है ट्रेड डेट अकाउंटिंग और एक है सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग। ट्रेड डेट अकाउंटिंग और सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग। क्या है ट्रेड डेट अकाउंटिंग में? व्हेन एंटिटी कमिट टू परचेज या सेल एन असेट। ये सिर्फ असेट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अपन ये टॉपिक से फाइनेंशियल असेट के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसमें अपन दो डेट्स की अकाउंटिंग करेंगे। एक होगी ट्रेड डेट और एक होगी सेटलमेंट डेट। ठीक है, ट्रेड डेट की जब अपन अकाउंटिंग करेंगे व्हेन एंटिटी कमिट्स टू परचेज या सेल एन असेट, तो उसमें अपन क्या करेंगे? ऑन ट्रेड डेट रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल असेट एंड लाइबिलिटी टू पे। ये लाइबिलिटी मतलब अगर अपन फाइनेंशियल असेट खरीदें तो अपन पेमेंट करेंगे ना, तो पेमेंट वाली लाइबिलिटी। तो रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल असेट एंड लाइबिलिटी टू पे फॉर फाइनेंशियल असेट, यानी फाइनेंशियल असेट टू क्रेडिटर। और ये वाला फाइनेंशियल असेट अपन नॉर्मल हमारी फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। फाइनेंशियल असेट अपन क्या करते हैं? फाइनेंशियल असेट हम फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं ओरिजिनली। तो सेम जो हमारी ट्रेड डेट होगी उस पर अपन एक एंट्री करेंगे। कौन सी एंट्री? फाइनेंशियल असेट टू क्रेडिटर। ये क्रेडिटर कौन से हैं? जिससे अपन ने फाइनेंशियल असेट खरीदा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो जो हमारा फाइनेंशियल असेट है वो हम उसको किस पे मेजर कर रहे हैं। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में मेजर कर रहे हैं, एफवीटी ओसीआई पे मेजर कर रहे हैं, या एफवीटीपीएल पे मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब जब डेट सेटलमेंट की डेट आएगी, यानी हमारी सेटलमेंट डेट जो होगी, सेटलमेंट डेट का सही नाम से पता चल रहा है। सेटलमेंट डेट मतलब जिस दिन हम पेमेंट करेंगे, किसको? क्रेडिटर को। क्रेडिटर अकाउंट का क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर खत्म होंगे टू बैंक। एडजस्ट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल असेट इफ एफवीटी ओसीआई या फिर एफ इज़ फॉलोड। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर हमने जैसे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पर अगर अपन ने मेजर करा तो उसमें तो कोई फेयर वैल्यू चेंजेस होंगे ही नहीं, क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में हम फेयर वैल्यू चेंजेस को रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन एफ और एफ मेथड में हम फेयर वैल्यू चेंजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। एफ में ओसीआई में जाते हैं, एफ में पीएनएल में जाते हैं। तो जब हमारी सेटलमेंट डेट आएगी तब अगर कोई हमारा फेयर वैल्यू का चेंज हुआ, तब हमारा अगर कोई फेयर वैल्यू का चेंज हुआ तो हम उसको किससे एडजस्ट करेंगे? वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल असेट से एडजस्ट करेंगे। वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल असेट से एडजस्ट करेंगे जो भी हमारा फेयर वैल्यू चेंज होगा। कब? सेटलमेंट डेट पर, ट्रेड डेट से। ठीक है, चलो अपन साइड बाय साइड एक बार क्वेश्चन से पढ़ते हैं इसको। एक बार अपन इसका क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखो, ट्रेड डेट अकाउंटिंग, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, अपन ने भी ट्रेड डेट वाला पढ़ा। ट्रेड डेट की एक बार अकाउंटिंग देख लेते हैं। ठीक है, फिर सेटलमेंट डेट की देख लेंगे। ऑन 1 जनवरी 2001 एक्स लिमिटेड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज फाइनेंशियल असेट फॉर ₹10 लाख विच इज़ इट्स फेयर वैल्यू ऑन ट्रेड डेट। ये कौन सी है हमारी? फेयर वैल्यू ऑन ट्रेड डेट। ठीक है, ऑन 4 जनवरी 2001 ये हमारी सेटलमेंट डेट आ गई। द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इज ₹10.5 लाख। द अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड फॉर द फाइनेंशियल असेट डिपेंड ऑन हाउ इट इज क्लासिफाइड एंड वेदर ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग इज यूज। अपन सबसे पहले ट्रेड डेट अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, चलो ट्रेड डेट अकाउंटिंग में क्या करते हैं अपन? हमारे पास ट्रेड डेट है 1/1/2001, ट्रेड डेट की वैल्यू है 10 लाख। सेटलमेंट डेट है हमारे पास 4/1/2001 और सेटलमेंट डेट की वैल्यू है 10,50,000। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है नहीं? हाँ, हमें दे रखा है, दोनों क्वेश्चन में दे रखे हैं। ठीक है, चलो ट्रेड डेट अकाउंटिंग पे अपन क्या करेंगे? ट्रेड अकाउंट पे अपन ने ऊपर क्या पढ़ा? ट्रेड डेट अकाउंटिंग में अपन सबसे पहले फेयर वैल्यू पे करेंगे। देखो ये लिखा हुआ है फेयर वैल्यू पे। ठीक है, तो ट्रेड डेट की फेयर वैल्यू क्या है? ट्रेड डेट की फेयर वैल्यू है 10 लाख। तो चाहे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड हो, चाहे एफवीटी ओसीआई पे मेथड कर रहे हो अपन, चाहे एफवीटी पे कर रहे हो, फाइनेंशियल असेट को अपन हमेशा किस में रिकॉग्नाइज करेंगे? फेयर वैल्यू पे करेंगे। फेयर वैल्यू 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, अब आ जाओ अपन सेटलमेंट डेट पे। सेटलमेंट डेट पे क्या होगा? सेटलमेंट डेट पे हम हमारे जो क्रेडिटर हैं, ये जो हमने क्रेडिटर रिकॉग्नाइज करें यहाँ पे, ये देखो ये वाले क्रेडिटर हैं जिनसे हमने फाइनेंशियल असेट खरीदा, उनको हम पेमेंट करेंगे। और अगर कोई भी फेयर वैल्यू के चेंजेस हैं एफ से या एफ मेथड में, उसको अपन क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल असेट से एडजस्ट कर देंगे। ये आ गई अपनी 4 जनवरी 2001, यानी हमारी सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट, ठीक है। क्रेडिटर टू बैंक, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में फेयर वैल्यू के चेंजेस रिकॉग्नाइज नहीं होते, तो जितना हमारा क्रेडिटर ऊपर था 10 लाख का वो अपन ने पे कर दिया। अब एफ मेथड में अपन फेयर वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी ट्रेड डेट पे फेयर वैल्यू थी 10 लाख, अब हो गए सेटलमेंट डेट पे 10,50,000, यानी 50,000 का इंक्रीज़ हो गया। एडजस्ट करना, इंक्रीज़ को एडजस्ट करना फेयर फाइनेंशियल असेट से क्या मतलब होता है भाई? फाइनेंशियल असेट में इंक्रीज़ हुआ तो हम बढ़ा देंगे, ये अपन ने बढ़ा दिया। फाइनेंशियल असेट टू ओसीआई 50,000, फाइनेंशियल असेट टू ओसीआई 50,000 से अपन ने बढ़ा दिया। और जितना अपना क्रेडिटर का पेमेंट बनता था वो अपन ने क्रेडिटर को बैंक से पेमेंट कर दिया। 10 लाख का पेमेंट बनता था, ये देखो ये वाला एंट्री। ये 3 केसेस हैं, ये केस 1 है, ये केस 1 अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। केस 2 ऐसा कि भाई अगर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से करें तो क्या होगा? तो ट्रेड डेट पे ये होगी, और क्योंकि फेयर वैल्यू चेंजेस रिकॉग्नाइज नहीं करते तो सेटलमेंट डेट पे ये होगी। अगर अपन एफवीटी ओसीआई पे करते हैं तो ट्रेड डेट पे तो फेयर वैल्यू से आ गया, सेटलमेंट डेट पे क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू बड़ी थी तो अपन ने इसको एडजस्ट कर दिया, और क्रेडिटर को जितना पेमेंट करना तो अपन ने कर दिया। सेम एफवीटीपीएल मेथड में हुई।
फाइनेंशियल एसेट टू पीएनएल, यहाँ पे पीएनएल में जाते हैं फेयर वैल्यू चेंजेस। तो जो भी हमारे फाइनेंशियल एसेट इंक्रीज हुआ 50,000 का पीएनएल में चला गया और क्रेडिटर को अपन ने उसी डेट से क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो कुछ नहीं करना है अपने को। ट्रेड डेट की अकाउंटिंग में क्या करना है, सिंपल, ये अपन ट्रेड डेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ट्रेड डेट अकाउंटिंग में क्या करना है, ट्रेड डेट के ऊपर जो भी फेयर वैल्यू थी उससे रिकॉग्नाइज कर लेंगे पहले अपन फाइनेंशियल एसेट और क्रेडिटर को, और उसके बाद सेटलमेंट डेट पे अपने को उस क्रेडिटर को पेमेंट करना है उतना ही जितना अपन को ट्रेड डेट। लेकिन क्या हुआ, एफवीटीओ या एफवीटीपीएल मेथड में अगर कोई भी फेयर वैल्यू के चेंजेस होते हैं तो उसको अपने को कहाँ एडजस्ट करना है, असेट की कॉस्ट में, असेट में एडजस्ट करना है। यानी अगर इंक्रीज हो गया फेयर वैल्यू में तो फाइनेंशियल असेट डेबिट टू, अगर ओसी एफवीटीओ से करें तो टू ओसीआई, एफवीटीपीएल से करें तो फाइनेंशियल असेट टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। और क्रेडिटर को तो जो 10 लाख का पेमेंट करना तो अपन ने कर दिया। अब अपन पढ़ते हैं सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग। अब अपन पढ़ते हैं सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग क्या करता है, व्हेन असेट इज डिलीवर्ड टू और बाय एन एंटिटी हियर अनलाइकली इन द ट्रेड डेट अकाउंटिंग नो एंट्री विल बी पास्ड ऑन द ट्रेड डेट एंड एंट्री विल बी पास्ड ऑन द सेटलमेंट डेट डायरेक्टली। भाई यहाँ पर अपन ट्रेड डेट पे भी तो एंट्री कर रहे थे, ये देखो, ये अपन ट्रेड डेट पे भी एंट्री कर रहे थे और सेटलमेंट डेट पेमेंट है। लेकिन जो हमारी सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग होती है उस पर अपन ट्रेड डेट पे कोई एंट्री नहीं करते हैं। ट्रेड डेट पे हमारी कोई एंट्री नहीं होगी उसमें। ट्रेड डेट में, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में ट्रेड डेट पे कोई एंट्री नहीं होगी। और जब अपन सेटलमेंट डेट आएगी, अब देखो आ गई अपनी सेटलमेंट डेट। अब जब अगर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में मेजर कर रहे हैं तो फाइनेंशियल असेट टू बैंक से अपन पेमेंट करेंगे। रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल असेट है ट्रेड डेट फेयर वैल्यू, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर हमें क्या करना है, ट्रेड डेट की फेयर वैल्यू लेनी है। ट्रेड डेट फेयर वैल्यू हमें कौन सी लेनी है, सेटलमेंट डेट पे कौन सी वैल्यू लेनी है, ट्रेड डेट की फेयर वैल्यू लेनी है। फाइनेंशियल असेट टू बैंक अपन ने कौन सी ले ली, ट्रेड डेट की फेयर वैल्यू ले ली। ये देखो अपन आ गए, अब आ गए अपन सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग पे। 1/1/2001 जो हमारी ट्रेड डेट है, नो एंट्री। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में हमारी फाइनेंशियल असेट टू बैंक, ये हमारी ट्रेड डेट की फेयर वैल्यू, हमारी ट्रेड डेट की फेयर वैल्यू। समझ में आ गई बात। सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में अपन ट्रेड डेट की फेयर वैल्यू लेते हैं। अब आ जाओ अपन सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, केस टू एफवीटीओसी या एफवीटीपीएल मेथड में फाइनेंशियल असेट टू बैंक। फाइनेंशियल असेट किस पे आएगा, वैल्यू ऑन सेटलमेंट डेट, सेटलमेंट डेट की वैल्यू पे। यानी हमारा फाइनेंशियल असेट उसमें 10,50,000 पे आना चाहिए। ये आ गया देखो 10,50,000 पे, 10,50,000 पे, 10,50,000 पे। समझ में आ गई बात। और बैंक से कितना पेमेंट होगा, बैंक से कितना पेमेंट होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक से वैल्यू ऑन ट्रेड डेट, जो हमारी ट्रेड डेट की वैल्यू है उससे बैंक में पेमेंट होगा। ये हमारा बैंक से पेमेंट हो गया। और जो भी हमारे फेयर वैल्यू के चेंजेस होंगे वो अकॉर्डिंगली मेथड ओसीआई या फिर पीएनएल में चले जाएंगे। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, इतना सा कॉन्सेप्ट समझना है। अगर एक ही क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल में इसका, तो अगर ये क्वेश्चन आया तो आप इसको कर सकते हो आराम से कि ट्रेड डेट अकाउंटिंग में अपने को 2 अकाउंटिंग करनी है, ट्रेड डेट पे भी करनी है, सेटलमेंट डेट पे भी करनी है। ट्रेड डेट पे सिंपली अपने को फेयर वैल्यू में रिकॉग्नाइज करना है, और सेटलमेंट डेट पे अगर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड है तो वो सेम की सेम फेयर वैल्यू लेगी और सेम अपन बैंक से पेमेंट कर देंगे। लेकिन एफईटीओसी और एफईटीपीएल के केस में अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो उसको असेट की कॉस्ट से एडजस्ट कर दो। ये हमारी ट्रेड डेट अकाउंटिंग हो गई। सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग जैसा नाम बताता है कि ट्रेड डेट पे तो कोई एंट्री नहीं होगी, डायरेक्ट एंट्री सेटलमेंट डेट पे होगी। अगर अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड है तो हमारी जो फेयर वैल्यू, ओरिजिनल फेयर वैल्यू जो ट्रेड डेट पे थी उससे अपन फाइनेंशियल एसेट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि भाई वैसे ही अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में फेयर वैल्यू चेंजेस रिकॉर्ड नहीं होते, तो अपन तो इसमें भी सेम ही करेंगे, फाइनेंशियल एसेट टू बैंक। ठीक है, इसमें क्रेडिटर नहीं आया, क्यों, कोई क्रेडिटर क्रिएट ही नहीं हुआ। क्रेडिटर क्यों नहीं क्रिएट हुआ, ट्रेड डेट पे अपन ने कोई एंट्री नहीं करी। तो अपन क्या करेंगे, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड में फाइनेंशियल एसेट टू बैंक डायरेक्टली 10 लाख ट्रेड डेट फेयर वैल्यू, और एफईटीओसी और एफईटीपीएल के केस में फाइनेंशियल असेट को अपन एज उसमें इसमें रिकॉग्नाइज करेंगे, फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे एज ऑन सेटलमेंट डेट। भाई जब अपन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं फाइनेंशियल असेट को तभी तो उसी फेयर वैल्यू से रिकॉग्नाइज करेंगे। इंड AS 109 क्या कहता है, इंड AS 109 के हिसाब से अपन जब फाइनेंशियल असेट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो फेयर वैल्यू पे करते हैं। तो जब हम यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इस केस में तो अपन ट्रेड डेट पे कर रहे थे रिकॉग्नाइज, यहाँ पे अपन कब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सेटलमेंट डेट पे। तो सेटलमेंट डेट की फेयर वैल्यू ले ली, कैसी, 10,50,000 अपने क्वेश्चन में। बैंक से पेमेंट किसको करेंगे, ट्रेड डेट पे करेंगे 10 लाख वाली, और जो भी बैलेंस बचा उसको अपन ओसीआई या पीएनएल में एज पर मेथड ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये छोटा सा क्वेश्चन और ये छोटा सा कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। ठीक है, ट्रेड डेट अकाउंटिंग तो बिल्कुल ही सिंपल है। ट्रेड डेट अकाउंटिंग बिल्कुल सिंपल, तीनों को पहले फेयर वैल्यू पे ले लिया और पेमेंट करते वक्त अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में कुछ नहीं करना है, बाकी के 2 में फाइनेंशियल असेट की वैल्यू को एडजस्ट करना है पीएनएल और ओसीआई से इंक्रीज डिक्रीज के द्वारा। और सेटलमेंट डेट में ट्रेड डेट पे कोई अकाउंटिंग नहीं, और सेटलमेंट डेट पे अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड है तो ट्रेड डेट वाली फेयर वैल्यू पे ले लिया, ट्रेड डेट वाली फेयर वैल्यू पे ले लिया। और अगर एफईटीओ से एफईटीपीएल है तो सेटलमेंट डेट वाली फेयर वैल्यू पे ले लिया, और जो चेंजेस हैं वो पीएनएल उसमें डाल दिए। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। और सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा टेलीग्राम को भी और यूट्यूब को भी, और सजेस्ट कीजिएगा कैसे आपको लग रहा है एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।